हेलो फ्रेंड्स, भौतिक विज्ञान ब्रांच ऑफ साइंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लेंस मेकर सूत्र की। तो आइए देखते हैं लेंस मेकर सूत्र को डिराइव करने के लिए हम पहले एक उभयोत्तल लेंस लेंगे। तो यहाँ देखें कि ए बी एक उभयोत्तल लेंस है। उभयोत्तल का मीनिंग ये होता है कि जो ए बी लेंस है जो कि एक उत्तल लेंस है, लेकिन इसके दोनों पृष्ठ जो हैं यानी दोनों अपवर्तक पृष्ठ उत्तल ही है। इस कारण से इसको उभयोत्तल कहते हैं। उभय का मतलब कॉमन और उत्तल का मतलब दोनों कॉन्वेक्स होंगे, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, उभयोत्तल लेंस है। तो ए बी क्या है, ए बी एक उभयोत्तल लेंस है। इसमें दो अपवर्तक पृष्ठ हैं। कौन कौन से अपवर्तक पृष्ठ हैं इसमें? अपवर्तक पृष्ठ दो हैं, एक है AP1B व AP2B। दो अपवर्तक पृष्ठ यहाँ दिख रहे हैं आपको, AP1B और AP2B। ठीक है, ये दो अपवर्तक पृष्ठ आपको दिख रहे हैं। दोनों अपवर्तक पृष्ठों में इन AP1B और AP2B के बारे में बात करें तो अपवर्तक पृष्ठ AP1B में और अपवर्तक पृष्ठ AP2B में, जैसे कि हमने गोलीय अपवर्तक पृष्ठ द्वारा अपवर्तन से एक फॉर्मूला बनाया था, तो वहाँ पर वो फॉर्मूला जो हमने डेराइव किया था वो मैं आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ। वो था हमारे पास μ2 माइनस μ1 अपॉन r इज इक्वल टू μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u। ये हमारे पास विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर गोलीय अपवर्तक पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का फॉर्मूला था, जो कि r यानी वक्रता त्रिज्या, v यानी प्रतिबिंब दूरी और u यानी बिंब दूरी और μ1 व μ2 विरल और सघन माध्यम के अपवर्तनांक हैं। इन चारों चीज़ों के मध्य ही क्या बताता है, संबंध बताता है। तो इस फॉर्मूले का हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि AP1B जो कि एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है, और कौन सा गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है, उत्तल अपवर्तक पृष्ठ है। उत्तल अपवर्तक पृष्ठ में AP1B के लिए वक्रता त्रिज्या का मान पहले वाले के लिए R1 बोलेंगे, और इसके बाद में बिंब दूरी का मान हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास U, और प्रतिबिंब दूरी जो होगी उसको हम बोलेंगे V1। ठीक है, क्या बोला, बिंब दूरी U, प्रतिबिंब दूरी V1 और वक्रता त्रिज्या R1 होगी। कहाँ होगी वो देखेंगे यहाँ कि देखो कि जब एक प्रकाश की किरण OP1 इस गोलीय अपवर्तक पृष्ठ या उभयोत्तल लेंस पर अभिलंबवत, OP1 इस उभयोत्तल लेंस पर अभिलंबवत आपतित होती है, और जब कोई प्रकाश की किरण किसी लेंस पर अभिलंबवत आपतित होती है तो वो बिना विचलित हुए सीधी गुजर जाती है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। अब आगे देखें कि O जो कि एक बिंब है, इस बिंदुवत बिंब से निकलने वाली एक प्रकाश की किरण OM1, कौन सी, OM1 जो कि अपवर्तक पृष्ठ AP1B पर आपतित होती है। क्या बोला, OM1 अपवर्तक पृष्ठ AP1B पर आपतित होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम कहते हैं कि जब इस लेंस पर ये आपतित होगी, और यदि इस लेंस का पदार्थ कैसा होगा, सतत होगा। इस लेंस का पदार्थ यदि सतत है, पहली कंडीशन की बात करें तो यहाँ लिखते हैं यदि लेंस का पदार्थ सतत होता है तो आपतित किरण
OM1 लेंस से अपवर्तन के पश्चात M2 I1 दिशा में निर्गत होती है। M2 I1 दिशा में निर्गत होती है। कब? जब लेंस का पदार्थ सतत होगा। पदार्थ का सतत होने का मीनिंग ये है कि ये जिस ग्लास से ये लेंस बना है, उस ग्लास का जो पदार्थ है वो बिल्कुल सतत होगा। ईच एंड एवरी पॉइंट पर उस ग्लास में जो अपवर्तनांक का मान है वो ईच एंड एवरी पॉइंट पर सेम होना चाहिए। कभी लेंस, अगर देखो कि हमने यहाँ लेंस बनाया है और इस लेंस का इस पॉइंट पर तो अपवर्तनांक कुछ अलग है म्यू, और बोले कि इस पॉइंट पर अपवर्तनांक का मान कुछ और है म्यू डैश, ठीक है ना, क्योंकि प्रकाश की किरण का अपवर्तन जिस माध्यम में वो गति कर रही है उस माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर इस पूरे लेंस का जो अपवर्तनांक है उसके पदार्थ का अपवर्तनांक प्रत्येक बिंदु पर एक समान होना चाहिए, उसको हम कहेंगे लेंस के पदार्थ का सतत होना। ठीक है, दोबारा रिपीट करते हैं कि लेंस के पदार्थ का सतत होने का मतलब ये है कि इस लेंस का जो पदार्थ है उस पदार्थ का अपवर्तनांक प्रत्येक बिंदु पर प्रकाश की किरण के लिए एक समान होना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी हमने इसको माना है कि लेंस का जो पदार्थ है वो सतत है। अब अगर लेंस का पदार्थ सतत होगा तो ये इस किरण का केवल एक बार क्या होगा, अपवर्तन, और अपवर्तन के पश्चात ये कौन सी दिशा में जाएगी, M2 I1 दिशा में यहाँ पर पहुँचती है मुख्य अक्ष पर। और जिस बिंदु पर ये पहले वाली किरण और ये वाली अपवर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलती है यानी I1 पर इसका क्या मिलेगा, हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा। I1 पर इसका प्रतिबिंब मिलेगा जो कि O का प्रतिबिंब होगा। ठीक है, तो यहाँ देखें कि पहले वाले पृष्ठ के लिए जो बिंब दूरी होगी वो यहाँ से यहाँ तक U होगी। इसके बाद में I1 पर इसका प्रतिबिंब मिला है तो प्रतिबिंब दूरी हो जाएगी हमारे पास V1, क्योंकि I1 बोल रहे हैं इसलिए यहाँ पर हम इसको V1 पढ़ेंगे प्रतिबिंब दूरी को। और इसकी वक्रता त्रिज्या जो कि हमारे पास R1 है, किसके लिए, AP1B के लिए, AP1B जो कि एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है और उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है। तो आगे देखें यहाँ पर, अब यहाँ देखो कि जो प्रकाश की किरण है वो ये माध्यम जो होगा वो विरल होगा, और वो विरल से कहाँ जा रही है, सघन में। कहाँ जा रही है, सघन में, क्योंकि लेंस का पदार्थ क्या होगा, हवा की अपेक्षाकृत थोड़ा सा सघन होगा। तो सघन होने की वजह से हम कहेंगे कि किरण कहाँ जा रही है, विरल से सघन में, विरल से सघन में जा रही है। तो विरल से सघन में जाने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, ये हम यूज़ कर रहे हैं गोलीय अपवर्तक पृष्ठ AP1B के लिए। किसके लिए, AP1B के लिए। तो AP1B में यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो सब वैल्यूज़ हम कहाँ रख देंगे, इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे। तो रखें, इस फॉर्मूले में रखेंगे, इसको यहीं रहने दें, और इस फॉर्मूले में रखेंगे तो अपवर्तक पृष्ठ AP1B में गोलीय अपवर्तक पृष्ठ द्वारा अपवर्तन से, यहाँ लिखेंगे μ2 माइनस μ1 अपॉन जो वक्रता त्रिज्या है यहाँ पर है R1, तो यहाँ लिख देंगे R1 बराबर, यहाँ पर देखें प्रतिबिंब दूरी जो है वो है V1, तो प्रतिबिंब दूरी हम लिख देंगे V1 μ2 अपॉन V1 माइनस μ1 अपॉन U, जो कि यहाँ पर बिंब दूरी कितनी है, U है, तो यहाँ पर U ही लिखेंगे। ठीक है,
अब अगर मैं इस μ1/u जो कि माइनस का है, अगर इसको मैं आगे लिख दूं और इसको पीछे लिख दूं तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्या कहा कि इसको थोड़ा आगे और इसको पीछे। तो ये कैसी बन जाएगी समीकरण, केवल इस समीकरण का रूप बदल रहे हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो ये समीकरण बन जाएगी हमारे पास μ2 माइनस μ1, इस साइड में कोई चेंज नहीं होगा, और यहाँ बन जाएगा माइनस μ1/u प्लस μ2/v1। ये बन जाएगी हमारे पास समीकरण नंबर 1। यहाँ तक की बात क्लियर है, यहाँ तक की बात आपके दिमाग में बैठ गई होगी। देखें अब कि अब जब ये किरण विरल माध्यम से पहुँच जाती है सघन माध्यम में, लेकिन जो हमने पहले कहा था, ये वाली पहली कंडीशन ली थी हमने, पहली कंडीशन ये ली थी कि यदि लेंस का पदार्थ क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। और सतत होने का मीनिंग मैंने आपको बताया है कि इस लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक प्रत्येक बिंदु पर प्रकाश की किरण के लिए एक समान होना चाहिए, वो पदार्थ का सतत होना कहलाएगा। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि पहले तो हमने सतत मान लिया, लेकिन फिर हम कहेंगे कि पदार्थ जो है लेंस का वो सतत नहीं होता है। लेंस का पदार्थ क्या नहीं होता है, सतत नहीं होता है। तो दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, परंतु लेंस का पदार्थ क्या नहीं होता, सतत नहीं होता। लेंस का पदार्थ यदि सतत नहीं होता तो किरण का क्या होगा, इस अपवर्तक पृष्ठ AP2B के द्वारा क्या होगा, अपवर्तक पृष्ठ AP2B के द्वारा पुनः अपवर्तन होगा। क्या होगा, पुनः अपवर्तन होगा। और AP2B के लिए हम यहाँ वैल्यूज लिख लेते हैं। तो वक्रता त्रिज्या का मान यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास R2, और बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी, इनको आप ध्यान से समझें, बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी को। तो यहाँ देखें कि जब इस लेंस का पदार्थ सतत नहीं है, क्या बोला, जब इस लेंस का पदार्थ सतत नहीं है तो ये लेंस जो कि एक सघन माध्यम है और उसके बाहर इस साइड में वापस क्या आ जाएगा, विरल माध्यम आ जाएगा। तो जब इस लेंस का पदार्थ सतत नहीं है तो ये लेंस का दूसरा वाला पृष्ठ जो है AP2B, दूसरा वाला पृष्ठ कौन सा, गोलीय अपवर्तक पृष्ठ AP2B, ये AP2B इस प्रकाश की किरण का जो इसके अंदर आ चुकी है M1 M2 किरण, जो कि आपको दिख रही होगी M1 M2 किरण, इस M1 M2 किरण का यहाँ पर पुनः क्या कर देगा, अपवर्तन कर देगा। और अपवर्तन किस दिशा में होगा, वो अपवर्तन M1 M2 किरण का अपवर्तन M2I दिशा में होगा, M2I दिशा में होगा। ठीक है, और यहाँ पर इस AP2B के लिए I1 जो है वो आभासी बिंब का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा, आभासी बिंब का। अब आप यहाँ देखें कि सर कैसे आभासी बिंब का कार्य करेगा, तो आप इस वाले हिस्से को भूल जाएं, इधर वाले हिस्से को भूल जाएं, ये भूल गए। ठीक है, ये वाला हिस्सा गायब, केवल अब जहां हमें प्रतिबिंब मिला था ये प्रतिबिंब किसके सामने आ गया, AP2B के सामने आ गया। I1 प्रतिबिंब किसके सामने रखा हुआ है, AP2B के सामने रखा हुआ है। तो AP2B के सामने रखे होने से इस AP2B पर किससे टकरा के किरण जाएगी, I1 से टकरा के किरण जाएगी, यानी I1 क्या हो जाएगा, बिंब हो जाएगा। लेकिन I1 O का प्रतिबिंब है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, आभासी बिंब कहेंगे। क्या कहेंगे, आभासी बिंब कहेंगे। ठीक है, और इस आभासी बिंब यानी I1 का प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो रहा है, I पर प्राप्त हो रहा है। तो ये I जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास वास्तविक प्रतिबिंब। क्या हो जाएगा, ये वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। देखो
I1 हो जाएगा हमारे पास आभासी बिंब और I हो जाएगा इसका वास्तविक प्रतिबिंब। I क्या हो जाएगा इसका वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे लेंस का पदार्थ सतत नहीं होता है। लेंस का पदार्थ सतत नहीं होता है, इसलिए लेंस द्वारा M1 M2 किरण का पुनः M2I दिशा में अपवर्तन होता है। M2I दिशा में इसका अपवर्तन होता है और M2I दिशा में अपवर्तन होगा, ठीक है। M2I दिशा में क्या होगा, अपवर्तन होगा और इस I पॉइंट पर हमें क्या मिलेगा, एक प्रतिबिंब मिलेगा। उसके लिए I1 जो है वो आभासी बिंब का कार्य करेगा, I1 आभासी बिंब बन जाएगा और इस I1 का जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा, मैं यहाँ लिखता हूँ, I1 का जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो I होगा और I क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब। I जो है वो वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा, किसका, I1 का। I1 का वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा, हमें I पर मिलेगा, ठीक है। तो I क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रतिबिंब, और I1 क्या हो जाएगा, बिंब। तो मतलब प्रतिबिंब की दूरी वही प्रकाशिकी केंद्र से मापेंगे तो हम मापेंगे V यहाँ पर, तो I ये प्रतिबिंब दूरी हो जाएगी यहाँ पर और ये इसके लिए बिंब का कार्य कर रहा है। I1 I के लिए बिंब का कार्य कर रहा है, इसलिए ये बिंब दूरी और ये प्रतिबिंब दूरी हो जाएगी। समझ में आई बात, या लिख देते हैं अपन, I1 अपवर्तक पृष्ठ AP2B के लिए आभासी बिंब का कार्य करता है, जिसका प्रतिबिंब I पर प्राप्त होता है, यहाँ तक की बात क्लियर है। तो अब लिख लेते हैं यहाँ पर कि बिंब दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ पर बिंब दूरी हो जाएगी हमारे पास V1 और प्रतिबिंब दूरी हो जाएगी V, और वही यहाँ पर हुआ है विरल से सघन में। यहाँ पर कहाँ हुआ है, ये विरल से सघन में लिखा है हमने इस वाले फॉर्मूले से। ये काय के लिए है, विरल से सघन, तो ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ यूज किया है, ठीक है, विरल से सघन के लिए। अब हम करेंगे जब प्रकाश की किरण लेंस के बाहर जाएगी लेंस में से होते हुए, तो वो कहलाएगा सघन से विरल, ठीक है। तो सघन से विरल करने के लिए हमें बोर्ड साफ करना पड़ेगा। तो आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो आओ अब हम लिखेंगे सघन से विरल के लिए। सघन से विरल में जब प्रकाश किरण गति करती है किसी गोलीय अपवर्तक पृष्ठ से, उसका अपवर्तन होता है, तो फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर μ2 माइनस μ1 लिखा है, वहाँ पर μ1 माइनस μ2 लिखेंगे ओनली, बस इतना ही चेंज होगा। तो यहाँ पर μ1 माइनस μ2 अपॉन R, यहाँ पर R2 हो जाएगा, इज इक्वल, यहाँ पर μ2 माइनस μ1 लिखा था, वहाँ पर लिखेंगे अपन μ1 माइनस μ2। तो μ1 अपॉन प्रतिबिंब दूरी V है, माइनस बिंब दूरी क्या है, U है, जो कि यहाँ पर लिखेंगे U की जगह V1, क्योंकि यहाँ पर बिंब दूरी क्या है, V1 है, और प्रतिबिंब दूरी V है, यहाँ लिख दिया अपन ने इसको, ठीक है। अब इस माइनस वाले को अपन आगे ले लेते हैं, माइनस वाले को आगे लिया और यहाँ से इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लें। क्या कॉमन ले लें, माइनस। तो यहाँ पर बन जाएगा, देखो इस वाले में से तो ओनली माइनस कॉमन लेना है, तो यहाँ बन जाएगा μ2 माइनस μ1 अपॉन R2 और इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा माइनस μ2 अपॉन V1 माइनस प्लस μ1 अपॉन V। समीकरण नंबर ये हो जाएगी 2, ठीक है। अब देखो, और ये समीकरण नंबर 1 हमने विरल से सघन के लिए निकाली थी और ये सघन से विरल के लिए। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 में 2 को यदि हम जोड़ देते हैं
तो देखो जोड़ दें तो यहाँ पर इसमें μ2 माइनस μ1 है, इसमें भी क्या है μ2 माइनस μ1, तो यहाँ से μ2 माइनस μ1 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी μ2 माइनस μ1, यहाँ से भी μ2 माइनस μ1 कॉमन बचेगा। यहाँ पर क्या 1/r1, यहाँ पर क्या बचेगा 1/r1, यहाँ पर बचेगा 1/r1 और यहाँ पर बचेगा -1/r2, यहाँ पर बचेगा -1/r2 और यहाँ पर इन वैल्यूज़ को लिखेंगे सीधे सीधे तो माइनस μ1/u प्लस μ2/v, यहाँ पर माइनस μ2/v1 और सॉरी यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास v1, प्रतिबिंब दूरी क्या है v1 है, तो यहाँ v1 लिखेंगे और यहाँ पर आ जाएगा माइनस, अभी देखो यहाँ पर ये माइनस, यहाँ पर ये वाला माइनस यहाँ लिखा अपन ने तो माइनस हो गया और यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस μ1/v। ठीक है, तो यहाँ देखो ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है। ठीक है, ये वाला v1, तो यहाँ पर ये प्लस ये माइनस ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा देखो μ2 माइनस μ1 1/r1 प्लस 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर हमारे पास बचेगा μ1/v माइनस μ1/u, क्या बचेगा μ1/v माइनस μ1/u बचेगा। यहाँ पर ये दूसरी वाली समीकरण में पॉजिटिव है, अपन यहाँ नेगेटिव लिख दिया था गलती से, इसको पॉजिटिव कर देंगे। दोबारा देखें, यहाँ से ये दोनों वैल्यूज़ हैं माइनस μ1/u प्लस μ2/v1, ये यहाँ लिखा समीकरण 1 से दोनों लिखा। उसके बाद में समीकरण नंबर 2 से ये वाला वैल्यू, समीकरण नंबर 2 से ये यहाँ लिखा, ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव था, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेंगे ये दोनों। ये पॉजिटिव है इसलिए मैंने इसको आगे लिख लिया, ये नेगेटिव है इसलिए पीछे लिखा है, केवल अच्छा दिखने के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, इस पूरी समीकरण में से हम कॉमन ले सकते हैं μ1 को। किसको कॉमन ले सकते हैं, μ1 को हम इसमें से कॉमन ले लेंगे। तो देखो समीकरण में से μ1 को हम कॉमन ले लेते हैं। μ1 को अगर हम कॉमन लेते हैं यहाँ से μ1 को अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ बन जाएगा μ2/μ1 माइनस μ1/μ1 और 1/r1 माइनस 1/r2 और यहाँ से μ1 कॉमन लेंगे तो बाहर आ जाएगा μ1, यहाँ आ जाएगा μ1, ठीक है, अपॉन μ1 और यहाँ पर 1/v 1/u, यही बनेगा। देखो इस पूरी समीकरण में ऐसे मान लो कि इस पूरी समीकरण में μ1 का हमने भाग दे दिया। इस समीकरण को अपन नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 3। चलो इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 में μ1 का भाग देने पर, समीकरण 3 में μ1 का हमने भाग दे दिया है। ठीक है, क्लियर है। तो आगे चलते हैं, μ1 का भाग देंगे, यहाँ से μ1 से μ1 कैंसिल, ये भी μ1 से μ1 कैंसिल, तो यहाँ बनेगा देखो μ2/μ1 का मान, μ2/μ1 का मान हमने पढ़ा है कि होता है 1/μ2, क्या होगा 1/μ2 माइनस ये हो जाएगा 1 यहाँ पर और ये हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2 इज इक्वल टू, ये जो है हमारे पास 1/v माइनस 1/u, जो कि हमने लेंस सूत्र में पढ़ा है कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल होता है 1/f के। ठीक है, किसके बराबर होगा 1/f के इक्वल होगा। तो ये आपके पास आ जाएगी लेंस मेकर सूत्र, क्या आ जाएगा लेंस मेकर सूत्र आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। इसको अपन और अच्छे से लिखते हैं इस वाले लेंस मेकर सूत्र को।
तो देखें, वापस से समीकरण 3 से एक बार रिपीट करते हैं। समीकरण नंबर 3 में से मैंने यहाँ से μ1 कॉमन लेकर और बाहर इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, तो देखो आगे, अब क्या करना था, इस समीकरण नंबर 3 में μ1 का भाग देने पर, समीकरण नंबर 3 में μ1 का भाग दे दो तो यहाँ बन जाएगा μ2 अपॉन μ1 माइनस μ1 अपॉन μ1, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, यहाँ बन जाएगा μ1 अपॉन μ1, 1 अपॉन V, 1 अपॉन U। अब यहाँ देखो ये क्या बन जाएगा, ये तो हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1, ये बन जाएगा हमारे पास, चूँकि μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल होता है 1 μ2 के, और लेंस सूत्र सिखाता है कि 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू के। तो ये वाली वैल्यू इसको चेंज कर देगी और ये वाली वैल्यू इसको चेंज कर देगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 μ2 माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, ये तो हो गया 1, यहाँ पर बन जाएगा 1 अपॉन एफ। तो ये हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी इसको हम कहेंगे लेंस मेकर सूत्र, लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी आप लोगों को, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।